अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पे FBR ने एक तारीखी इकदाम लिया है जिसमें इन्होंने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन या प्रॉपर्टी की जो मालियत के रेट्स होते हैं उनको बढ़ा के मार्केट रेट्स के करीब आ गए। लेकिन आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि ये FBR के रेट्स बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर, और जो ब्लैक इकॉनमी है पाकिस्तान के अंदर, वो पैसा जो कि सिस्टम के अंदर नहीं है और कैश बेस्ड है और लोग उससे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और अपना काला धन छुपाने के लिए प्रॉपर्टी मार्केट को समझते हैं कि एक एवेन्यू है, उसको ख़त्म करने में क्या मदद मिलेगी। तो लोगों के लिए आज हम प्रोग्राम में बहुत आसान तरीके से इस पूरे इकदाम को समझाएंगे। प्रॉपर्टी मार्केट में जो ब्लैक मनी है उसको कम करने के लिए क्या गवर्नमेंट इकदाम ले रही है, इस पर डिस्कस करेंगे। FBR के रेट्स को रिवाइज करने से क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं इंडस्ट्री के ऊपर, इस पर डिस्कस करेंगे और ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट जानेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। मैं अपने राइट से तारुफ करना चाहूंगा। हमारे राइट में मौजूद है हनीफ मेमन साहब जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है, आबाद से इनका ताल्लुक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे इनकी गहरी नजर है, हिस्टोरिकली हैज बीन द बिल्डर, और ये जानते हैं कि क्या इकदाम ऐसे हैं जिनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट रेट्स, DC रेट्स और FBR रेट्स, इसमें फ़र्क क्यों रहा है हिस्टोरिकली, इसका फ़ायदा कौन उठाता था और अब इसको करीब करीब लाने से, आपस में हम आहंगी पैदा करने से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन, इसके साथ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल अहमद साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, खासतौर पर ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर पे इनका तज्जिया लेंगे, ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल है इस पर जानेंगे, देखेंगे कि अभी जो इकदाम गवर्नमेंट उठा रही है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बिकॉज अभी मिनी बजट की आमद है, मिनी बजट में क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और उससे पहले FBR का ये इकदाम उठाना टैक्स कलेक्शन में किस तरह हेल्प या सूदमंद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले हनीफ साहब, हमें नाजरीन को बहुत सादा अल्फाज में ये बताइएगा कि अब तक जो प्रॉपर्टी अगर मैं खरीदो फरोख्त करता था तो उसका एक मार्केट रेट होता था जिसपे वो ट्रांजैक्शन होती थी, प्लस उसके साथ उसका एक DC रेट होता था या डिप्टी कमिश्नर रेट जिसको आप कहते हैं, दूसरा उसका FBR रेट होता था, तीसरा। इन तीनों रेट्स ये आपस में बराबर या कमोबेश करीब करीब क्यों नहीं हो पाए थे, इसको थोड़ा समझाइएगा कि तीन रेट क्यों थे। सबसे पहले तो बुनियादी सवाल है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप भी देखें कि तीन अलग अलग कैटेगरीज पे ये चलते थे। एक मार्केट रेट होता था, एक DC रेट होता था और एक FBR रेट होता था। माजी के अंदर कभी भी पहले FBR रेट जो DC का रेट होता था, हम उसी के ऊपर उस पर जो है ना सेल डीड होती थी या जो भी ट्रांजेक्शन होती थी वो DC रेट। अच्छा, DC रेट होता क्या, ये जरा बताइएगा। DC रेट एक्चुअल डिप्टी कमिश्नर जो जितने जो लोकल गवर्नमेंट या किसी भी सूबे की, तो वो इसको बनाती थी और उस हिसाब से इसको चलाती थी इसको। और वो रेट तयन कैसे तयन ये इसी तरह तयन होता था जिस तरह FBR ने अभी किया है, इसी तरह तयन सर्वे कराकर और उसी के ऊपर होता था ये, ठीक है, और उसी पे जो उसको माना जाता था और FBR भी उसी को मानते थे। लेकिन चूंकि कुछ काम ऐसे भी होते थे जिसके अंदर जो है वो FBR का मकसद ये था कि हमें पैसे टैक्स की मद में पैसे नहीं मिल रहे, तो उन्होंने फिर ये FBR की रेट पे करके और इसको सेंट्रलाइज कर दिया हर जगह पर। सही है। तो इसलिए अब FBR की रेट से जो है ना वो रजिस्ट्री और सेल डीड होती है ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिले, और गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू मिलेगा तो ज़ाहिर हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो DC रेट की अभी वैल्यू नहीं है, डिप्टी कमिश्नर का जो रेट अब ओनली FBR जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है अब FBR के ऊपर हो रही हैं, और जो इसको FBR में जो अभी ये निकाला है रेट, और पिछले 2016 में भी नेशनल हाउसिंग डायरेक्टरेट में भी ये मीटिंग हो चुकी जिसमें सारे स्टेट एजेंट भी थे सारे, तो उसके बाद ये नहीं हुआ, फिर इसके बाद 5 साल हो गए तो फिर अब इन्होंने ये निकाला है दोबारा। इसके अंदर अगर यही अच्छा होता है कि कुछ और स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बिठाते तो कुछ इसके अंदर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये समझेंगे आपसे पहले आवाम को समझा दें कि ये पूरा मैकेनिज्म क्या है। आपने अब कहा कि जो DC रेट है अब उसकी अहमियत नहीं है, अब ओनली FBR रेट की अहमियत है, तो DC रेट जो है वो मार्केट से आप समझें कि खत्म हो गया। पहले था, अब वो खत्म हो गया। नाउ दो रेट्स है मार्केट में, अब सिर्फ एक ही रेट है, अब सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कि एक मार्केट वैल्यू है, और FBR का रेट जो कि FBR ने मुतय्यन किया है अपने सर्विस उसी पे होगा वो। अच्छा, अब दूसरा लॉजिकल सवाल ये है कि इन दोनों में एक बड़ा फर्क होता था। अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मार्केट रेट पे लेता हूं तो FBR में वो मैं 20 लाख रुपए की
शो करा सकता था पहले। अब नहीं है वो, अब ऐसा नहीं अब क्या किया है? अब मार्केट वैल्यू के हिसाब से एफबीआर ने पूरे सेंट्रलाइज करके इसको एफबीआर ने रेट अपने निकाले हैं और एफबीआर के रेट पर अब जो ना ट्रांजैक्शन हुआ करेंगी डीसी रेट पे अब नहीं हुआ करेंगी। ठीक है, तो एफबीआर के रेट पे ट्रांजैक्शन होने से क्या फायदा होगा गवर्नमेंट को? ये आसान गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलेगा, जाहिर सी बात है, एफबीआर को रेवेन्यू वो मिलेगा। कौन कौन से टैक्सेस होते हैं जरा बताएंगे? इसके अंदर एडवांस इनकम टैक्स होता है और एफबीआर की स्टैंपिंग होती है जो गवर्नमेंट के खजाने में जाती है। सही है। और रजिस्ट्रार ऑफिस की फीस जाती है। सही है। ये सारी इसी के अंदर जाती है जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू में इन्हांसमेंट होती है उसकी। सही है। और कि एफबीआर के रेट बढ़ने से जो रेवेन्यू मुतासिर होगा, वेरिएबल रेवेन्यू, वो कौन सा है? नहीं, वेरिएबल तो कोई भी नहीं है इसके अंदर, फिक्स ही है। फिक्स ही है ना, सिर्फ फिक्स ही मिलेगा। इसलिए कि अब आपका जब ये शेड्यूल बन गया है और शेड्यूल के तहत कि फलाने एरिया के अंदर ये रेट है, फलाने एरिया में ये रेट है, तो उसी को डिफाइन कर कर ही रेट बनाए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि पहले तो वो रेट कम थे, वो रेट एफबीआर के बढ़ने से गवर्नमेंट का कुछ रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, एग्जैक्टली बढ़ेगा। तो रेवेन्यू बढ़ने का क्वांटम कितना आप समझ रहे होगा? देखिए, बढ़ने का तो ये क्वांटम था कि पहले हमारी भी बात हुई थी इनसे, एफबीआर से भी, और हम बैठे भी थे उस मीटिंग्स के अंदर, तो बोलिए तक कि पिछले 5 साल से कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ा हुआ है। सही है। और पिछले 5 साल में कोई भी इन्हांसमेंट नहीं हुई, लिहाजा अब जरूरत है। लेकिन हमने इनसे ये भी कहा कि देखिए पिछले 2 साल तो कोविड की नज़र हो गया, इस वक्त प्रॉपर्टी की जो हाल है उस हाल के हिसाब से इसको अगर हम मिनिमम रखें आप तो ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन हम जब देख रहे हैं तो इस पर बहुत हाई रेट पे ये चले गए। होना चाहिए 15 से 20% होना चाहिए, कहीं कहीं जगहों पे इन्होंने एक्सेस भी कर दिया है, जो मार्केट रेट से भी ज़्यादा कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर स्टेक होल्डर को साथ रख लेते तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर और ऐसा तरीके से ये काम हो सकता था। ठीक है, आई थिंक ये आपकी कंसर्न मैं नोट कर ली, इस पर स्पेसिफिकली आऊँगा। बिलाल साहब, हाउ डू यू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज ऑब्वियसली इसमें कंसर्न्स कुछ हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन की मार्केट वैल्यू थी, एफबीआर उसके करीब तर लाने की कोशिश कर रहा है, और ऑब्वियसली कुछ मार्जिन दिया है, बहुत सारी सिटीज में 20% 30% नीचे भी रहे हैं मार्केट वैल्यू से, कुछ में इनके मुताबिक ऊपर निकल गए हैं। लेकिन ओवरऑल हाउ डू यू सी दिस स्ट्रैटेजी ऑफ गवर्नमेंट? देखिए, ये बहुत एक तो सबसे पहली बात अप्रिशिएट करना चाहिए हमें एफबीआर को, दे रहा है दुरुस्त है, या इस जुमले को यूँ कहना चाहिए कि अब हो गया, अब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसका जो सबसे जो बड़ा जो इसमें से जो सवाल निकलता है वो ये निकलता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसमें अगेन डीसी को इन्वॉल्व करेंगे आप? डीसी का अभी कह रहे हैं कि डीसी के अब कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, उसकी डीसी तो होगा, उसमें रजिस्टर डीसी, रजिस्टर तो वही रजिस्टर तो डीसी है, रजिस्टर तो, लेकिन उसकी वैल्यूएशन की कोई एफबीआर की होगी। हाँ, एफबीआर की। तो इसका मतलब है डीसी के पास से वैल्यूएशन का काम चला गया ना जी जी। तो अब उसको आपने एडिशनल क्या काम दिया कि वो करे? वो इस बात को इंश्योर करे कि जो बैंक से पैसे गए थे, जिस पार्टी 1 ने पार्टी 2 को जो बैंक से पैसे ट्रांसफर करे थे, वो बैंक चलान के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन करे। सही है। अब ये ट्रांसपेरेंसी का चैलेंजेस है इसके। अब भी देखें, एक तो एक दाम बहुत अच्छा है, आसान अल्फाज में बताइएगा ये जरा। आसान अल्फाज में कि मैंने आपसे प्रॉपर्टी ली और वो प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे 100 रुपए की थी, मैंने आपको 100 रुपए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करे बैंक टू बैंक, मुझसे ये सर्टिफिकेट मांगा जाए कि आपने कितने पैसे इसको दिए प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो मैंने बोला 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए ही रजिस्ट्री हो। सिंपल इज दैट। और ये तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। नहीं, अब ऐसा नहीं है, माजरत के साथ देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जनाब। उस एफबीआर के रेट पर ही सेल डीड होती है और वो बाकायदा उसको बैंक टू बैंक ही उसको लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अंडर द टेबल पैसे दे दिए, बेसिकली ऐसा ही होता है। अच्छा, अभी तक होता ये था, अब पिछले एक बाकर हफ्ते मुझे एक ऐड करना होगा, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो चले एफबीआर के रेट 20 लाख है, तो 20 लाख उन्होंने बैंक के थ्रू दे दिए और बाकी 80 लाख ऐसा नहीं है। देखिए, जो रेट इनाउंस होकर आए 5 साल के बाद, सही है, उसका मतलब यही है कि जो अब ये डिफिकल्ट हो जाएगा। मार्केट वैल्यू, उसी मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही उसने सेल डीड करानी है। हनी भाई, एक तो मैं आप दोनों का एहतराम करता हूँ, रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ऐसा है कि आप आज भी आप कराची के किसी भी इलाके में जाएं और उससे जाके प्रॉपर्टी का सौदा करें, अगर वो एक प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है, आपने जो खरीदार ने फरोख्त कुनंदा को 1 लाख रुपए दिए, लेकिन सेल डीड वो 35 लाख की करवाता है, तो 65 लाख कहाँ गए? नहीं, ऐसा नहीं है, ये शायद एक एज्यूमिंग बात है। सही है। ऐसा अच्छा, अब अगर ऐसा हो चुका है, मान ले हनी भाई ऐसा हो चुका है, मैं इस पे तो उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाए? अब जो दूसरा जो मेरी जो कंसर्न था वो ये था कि अगर मैंने मेरे बैंक से 1 लाख रुपए दूसरे पार्टी को 1 लाख रुपए गए, तो ये नहीं पूछा जा रहा है, ना एफबीआर पूछ रहा है, ना डीसी वाला पूछ रहा है, ना सिस्टम पूछ रहा है,
सिस्टम को ये सवाल भी पूछना चाहिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जितने फंड्स ट्रांसफर किए उसका सर्टिफिकेट भी लाके दो कि आई इंश्योर कि मैंने 30 लाख रुपए इसको ट्रांसफर किए। दोनों की रिकंसिलिएशन आप चाहते हैं जी, बैंकिंग रिकंसिलिएशन वो नहीं है। दिस मींस अगर वो नहीं है तो देयर इज अ गैप। तो अगेन अगर आप मेरी बात समझ चुके, आई गॉट इट। सो द पॉइंट इज कि अगर एफबीआर के रेट्स ऊपर ले गए, उसके साथ साथ बैंक टू बैंक रिकंसिलिएशन भी चाह रहे हैं, इंश्योर करे, या तो डीसी इंश्योर करे या फिर जो भी रिलेटेड अथॉरिटी है वो इंश्योर करे। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो, वरना आप कह रहे हैं ऐसा ही है? नहीं, ऐसा है कि जब हम किसी सील्ड के लिए जाते हैं तो ज़ाहिर है जो एफबीआर ने इस वक्त जो रेट दिए वो मार्केट के रेट दिए। और मैंने ये भी आपने कहा है आपसे कि चंद जगहों पे या कई जगहों पे ऐसा भी हुआ है, जैसा भी मैं कल भी देख रहा था कि इस्लामाबाद में भी, पेशावर में भी, लाहौर में भी, कई जगहों पर, इवन कराची में ही मैं आपको बता दूं, एक पीसीएचएस को ही आप उठाकर देख लें, रेट 74% इन्होंने इनांस कर दिए। क्यों इनांस किए? इसीलिए इनांस किए ना कि भाई जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट के हिसाब से आपने जो है ना सील्ड करानी है। तो ऐसा नहीं है कि अंडर द टेबल पैसे ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो रेट आज आए वो मार्केट का पूरा इसको डेफिनेशन हुई है कि पूरा सर्वे हुआ है और सर्वे होने के बाद इसके रेट उन्होंने किए हुए। बल्कि इसमें मैं समझता हूँ कि एक और अच्छा काम पहली दफ़ा हुआ है कि जिसके अंदर अगर आपके अंदर बिल्टअप एरिया के अंदर पाँच साल अगर देख लें आप तो उसमें 5% उन्होंने डिक्रीज भी किया है, ऐसा नहीं किया है। आप अगर आप देखेंगे कुछ रेट रिडक्शन भी किया है, रिडक्शन भी किया है कि 5 से 10 साल की जो थी उनको रिडक्शन किया उन्होंने, 10 से 15 साल में रिडक्शन किया है, चूँकि पुरानी पर। इसी तरह जो प्रॉपर्टीज फ्लैट की सूरत में आ जाए, जो इकोनॉमिकल फ्लैट्स बने हुए हैं या जो लोगों के फ्लैट जिनमें लोग रह रहे हैं 5 साल से 10 साल से, उसमें रिडक्शन आई है। उसके बाद 30 साल के अंदर तो 50% आ गई है। अनिल भाई, मैं इस आर्ग्यूमेंट को ना बिल्कुल वेल्थ करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। एफबीआर की वर्किंग को मैं सलाम करता हूँ, स्टेट जो काम कर रही है आवाम के लिए, मैं उसको सलाम करता हूँ, मैं उसको मानने के लिए, हम भी मानते हैं उसको। मेरा आर्ग्यूमेंट ये नहीं था, मेरा आर्ग्यूमेंट विल कंटिन्यू दैट। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है हसन बख्शी साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है। बात किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बाकी साहब? बहुत बहुत शुक्रिया सर। इधर ये बताइएगा, ज़रा ये बताइएगा कि क्या इम्पोर्टेंट इकदाम जो अभी एफबीआर ने लिए हैं स्पेसिफिकली, उसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताइएगा कि आप एज अ बिल्डर और एज अ फॉर्मर चेयरमैन आबाद उसको किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 2020 में हुई थी, उसमें ये एक बार डिस्कशन हुआ था कि एफबीआर बगैर स्टेक होल्डर्स को किए हुए प्रॉपर्टी के रेट रिवाइज करता है, जिससे एक लोग एजुकेशनल मोड में आ जाते हैं और कारोबार को एक झटका पड़ता है। वहां पर ये तय हुआ था, इमेक्टिवली ये समथिंग यूनानिमसली तय किया था इनफैक्ट, कि नेक्स्ट टाइम जब भी रेट्स इंक्रीज होंगे तो सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स एफबीआर की फील्ड कमिटीज के साथ रेट्स रिवाइज करने में अपना रोल प्ले करेंगे। ना सिर्फ रेट रिवाइज करने में, बल्कि कोई एनॉमली भी होगी तो उसमें भी अपना रोल प्ले। स्टेक होल्डर्स जो उस वक्त तय हुए थे उसमें आबाद थी, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, स्टेक होल्डर्स में कई रियल एस्टेट एसोसिएशन के, स्टेट एजेंट एसोसिएशन के नुमाइंदगान थे। आपकी आवाज़ हमें ज़रा सही से नहीं आ रही, हम आपको दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। मेमन साहब, अगेन ये पर्सपेक्टिव एक आ रहा है, हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जो रिकंसिलिएशन है कि जब आप रेट्स रिवाइज करें तो बिल्डर्स को अपने साथ ऑन बोर्ड रखें। अब ज़रा हमें ये बताइएगा आम आवाम को समझने के लिए कि अगर इसको आपको ऑन बोर्ड रखा जाता तो क्या रेट्स जो अभी दिए गए हैं इससे कम होते या ज़्यादा होते? देखिए, उसका पूरा एक मैकेनिज्म है कि हमारा मेंबर आबाद का हो या आम पब्लिक हो कि जो अपने प्राइवेट घर भी बनाती है, तो ज़ाहिर वो भी कोई प्लॉट खरीदती है तो मार्केट रेट से ही खरीदती है, वो भी क्योंकि एडवांस इनकम टैक्स भी लगता है इसके ऊपर। जब सील्ड कराने जाते हैं एडवांस इनकम टैक्स भी आपको देना पड़ता है। तो बेसिकली बात ये है कि इसका इम्पैक्ट तो सब पे ही पड़ा है। अगर हम स्टेक होल्डर अगर सारे पूरे पाकिस्तान से अगर लिए जाते हैं तो उसका बाकायदा से हमारे पास सर्वे होता है इसका। हमारी एक पूरी टीम है, हमारी एक अपनी टीम बनी हुई है जो पूरे पाकिस्तान में सर्वे करती है। इसी तरह हमारा नॉर्थ रीजन भी है, इसी तरह हमारा
साउथ रीजन भी है। तो ये पूरे हम इसके ऊपर पूरी प्लानिंग करते हैं, बाकायदा सर्वे होता है, वहाँ के भी हमारे मेंबर शामिल होते हैं। और रियल इस्टेट जो देखें, सो मेरा आपसे एक और लॉजिकल सवाल ये है कि आप प्रॉपर सर्वे करते हैं, आपने क्या ये एक्सरसाइज पहले कंडक्ट की थी? बिकॉज आपको अंदाजा तो होगा ये रेट्स रिवाइज हो सकते हैं। नहीं, तो रेट आपके रिवाइज होने के सर्वे लिए रेट रिवाइज होने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन जरूर थी, लेकिन हमारा सिर्फ कहना ये है कि आपने सर्वे किया हुआ था प्राइवेटली? हमारे पास पूरा सर्वे होता है, हमारे पास पूरा सर्वे होता है। माय द क्वेश्चन इज, आपने कहा आपके पास पूरा सर्वे होता है, आपसे कंसल्टेशन नहीं की गई, तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि आपके प्राइवेटली किए गए सर्वे और एफबीआर के इस रेट में क्या डिफरेंस है, वो बताइए। डिफरेंस ये, मैंने जैसे आपको बताया कि कई जगहों पर आपको पता है कि 70% से भी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है, इतना नहीं बढ़ा है। आपको पता है पिछले 2 साल कोविड रहा, जो मुल्क की इकोनॉमी है वो पूरी वैसे ऑलरेडी नीचे हुई होती है। आज किन जगहों पे स्पेसिफिकली बताइएगा? देखिए, मैं तो अभी बता रहा हूँ आपको कि कराची में भी कई ऐसी जगह हैं, इस्लामाबाद में भी है, जो सेक्टर वाइज उनकी प्राइस बहुत हाई कर दी है, जो एक्चुअल प्राइस से भी ज़्यादा है। इसी तरह पेशावर में भी कई ऐसी जगह हैं जो ओरिजिनल प्राइस से भी ज़्यादा है। अगर वहीं के सारे स्टेक होल्डर्स को, हमारे नॉर्थ रीजन के लोगों को अगर ये शामिल हाल कर लेते, स्टेक होल्डर को ले लेते, तो शायद हो सकता है इससे भी अच्छा बेहतर बन सकता था। क्वेश्चन इज कि हमें जो फीडबैक मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि बहुत जगह कराची में मेजॉरिटी, डोमिनेंट मेजॉरिटी की वो जगह हैं जहां मार्केट रेट से अभी भी 50% कम है। बहुत कम जगह हैं जहां मार्केट रेट के करीब करीब आए हैं। जो मेजॉरिटी पे बात कीजिएगा मुझसे, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल ही? मेजॉरिटी ऑन औसतन मेजॉरिटी ऑफ द लोकेशंस पे मार्केट रेट से कराची में अभी भी बहुत कम है, ऐसा सही है या नहीं है, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जिसके अंदर आज भी कुछ पार्ट नहीं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, आप फिर कुछ पार्ट पे जा रहे हो। मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी बेस्ड ऑन द नोटिस दैट यू हैव राइट नाउ। नहीं, मेरे पास है ये, मेरे पास है सारी चीज़ें। ये मैंने आपको उसी को देखकर आपको बताया कि कई जगहों पे ऐसा है कि आज भी रेट ज़्यादा है, जो मार्केट वैल्यू उससे भी ज़्यादा है, ये जो लोगों को नुकसानदेह हो सकता है। ये ठीक है, रेवेन्यू को तो बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलेगा एफबीआर को तो, लेकिन एक जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए ना किसी जगह के ऊपर, कि जस्टिफिकेशन के बगैर आप दे देंगे उसको। अगेन यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। आई एम जस्ट आपका पॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द मोर देन 50% ऐसे कि जहां पे रेट ज्यादा है, मोर देन 50%। आप यू दैट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट आप कह रहे हैं कि मार्केट रेट ज्यादा है। बिकॉज जो हमें फीडबैक मिल रहा है कि वो ये है कि अभी भी कराची में प्रॉपर तौर पे मार्केट रेट्स के करीब करीब नहीं लाए। कुछ जगहें हैं जहां मार्केट रेट के करीब आ गए, कुछ जगहें हैं जहां अभी भी मार्केट रेट से 50% नीचे की वैल्यूएशन दी गई है। ऐसा नहीं है जो हम भी देख रहे हैं। इसको फैक्चुअली करेक्ट करेंगे, इसको फैक्चुअली करेक्ट करेंगे। व्हाट्स योर फीडबैक ऑन दैट? मेरा ख्याल है कि ना सबसे पहले मैं हनीफ भाई की नॉलेज की और उनके कमेंट की कदर करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ इसमें ऐसा लगता है कि मुझे कि कुछ देखने की ज़रूरत है। फैक्चुअली जो है वो ऐसा नहीं है। मैं अभी भी उसी इंस्टेंस पे खड़ा हूँ कि अगर मैं 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेता हूँ और 1 लाख रुपए मैं पार्टी 1 को दे भी देता हूँ, तब भी रजिस्ट्री में 65 लाख की करवा सकता हूँ, क्योंकि एफबीआर के रेट में फ्लक्चुएशन है, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्यों रेट रिवाइज किए गए? बाकी पाकिस्तान के अंदर 65% प्रॉपर्टी तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर लैंड की कोई एवेल्यूएशन, कोई पार्टी में नहीं है। बीच में से बड़े बड़े मोटरवेज निकल रहे हैं, बीच में से इतने बड़े बड़े लार्ज स्केल जो है वो अर्बनाइजेशन हो रही है, वहां पर भी वहां के रेट्स क्यों नहीं कर रहे? जो जब आपको करना होगा तो इस तरफ क्यों कर रहे हैं? दोनों तरफ बैलेंस करना चाहिए एफबीआर को। और फिर दूसरी बात ये कि अब जो नया जो कराची बनने जा रहा है या नई अर्बनाइजेशन होने वाली है, उसके अंदर जो सब अर्बन सिटीज हैं वो तो बिल्कुल ही यानी कि इग्नोर्ड हुए हैं। वहां पे किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, वहां की वैल्यूज भी कम दिखाई गई हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि दो साल से मार्केट के जो रेट गिरे हुए थे, या कोविड था या दीगर चीजों की वजह से प्रॉपर्टी के रेट उठ नहीं पाए, अभी 1.5 साल बाद देखिएगा एक सरप्लस से, सिर्फ एक इकोनॉमिक बूम से प्रॉपर्टी 5 टाइम फोल्ड कर दी जाती है। तो अभी अगर 1 से 2 साल नीचे, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा आपके ओपिनियन के, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा बिल्डर्स को। मेरा कहने का मकसद है कि पिछले 2006 से लेकर 2016 तक और 2016 से 2021 तक ये जो टेन्योर है, इसके अंदर 7 या 8 दफा प्रॉपर्टी बूम्स आए, और हर बूम के ऊपर प्रॉपर्टी 1 फोल्ड 2 फोल्ड बढ़ गई है। तो इसी तरीके से ये अभी छोटा सा एक इंशाल्लाह कुछ आएगा सरप्लस, और आपका ये वाला रेट भी नीचे हो जाएगा सर। अल्लाह। और एक और चीज बताऊं आपको, सिटी सर्वे हो रहे होते हैं, मास्टर प्लान्स बने हुए, मास्टर प्लान्स के ऊपर जो है वो सिटी गवर्नमेंट के जो मास्टर प्लान है या दीगर के जो मास्टर प्लान है, कराची मास्टर प्लान है, हर सिटी के मास्टर प्लान है, उनके ऊपर रेट्स का एवेल्यूशन था। वो 5-5, 10-10 साल होगा उसकी कोई रेट एवेल्यूशन नहीं बने हुए। दूसरा, सिटी मैपिंग गूगल जो अर्बनाइजेशन वाली जो मेट्रोपॉलिटन जो है, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। अब वो काम इससे लिंक करें ना, वो काम उसके बगैर ये कैसे रेट बनाए जा सकते थे? ठीक है। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज, कराची में मेन सिटी के अंदर आप कुछ 3-4 इलाकों के नाम ऐसे गिनवा दें जिनके पिछले 2 साल में रेट कम हुए प्रॉपर्टी के।
देखिए रेट कम तो नहीं हुए, लेकिन तो स्टैंड आपने स्टिल अभी ये कहा था मैं ना, बताऊं आपको, स्टैंड आपने स्टिल कहा कि हो गया। रेट कम हुए नहीं, हैं। कम हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, ऐसा मैं नहीं पूछ कि रहा नहीं हूँ हुए आपसे, हैं। कौन से वो 2 इलाके हैं, 2-3 तो इलाके? काफी एरिया है उसके मेन अंदर सिटी में। बताएं जरा। मेन सिटी आपका जितना सबब का एरिया देख लें, सब में रेट कम हुए हैं, आप देख लीजिए, चले हर मैं जगह कम हुए हैं। इसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जिशान मर्चेंट साहब ऑनलाइन मौजूद हैं, टैक्स कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जिशान साहब, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जिशान साहब, जरा ये बताइएगा कि ये एफबीआर के जो रेट रिवाइज हुए हैं, इनके बहुत पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जरा बताइएगा आवाम को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये रेट्स रिवाइज होना शुरू हुए हैं 2016 ऑनवर्ड्स, दिसंबर 2016 ऑनवर्ड्स, जब एफबीआर ने अपने एक वैल्यूएशन रेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। उस वक्त 3 किस्म के रेट्स हो गए थे, एक एक्चुअल रेट, एक एफबीआर रेट और एक डीसी रेट। और ये बतदरीज हर थोड़े अरसे के बाद जो है ये रेट्स बढ़ाए गए हैं, और अब आज 2 दिन पहले जो है 1 दिसंबर को फिर ये रेट्स बढ़ाए गए हैं। इससे 2 चीजें होंगी, फायदा और नुकसान दोनों चीजें होंगी। फायदा ये होगा कि एफबीआर को रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा होगा, चूंकि अब जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो इंक्रीज्ड वैल्यू पे 1% या 2% करेंगे, बोथ परचेज और सेल पे। 1% जो है बायर पे है, और अगर अनरजिस्टर्ड बायर है तो वो जो है जनाब 2% हो जाएगा। इसी तरह से सेल पे होगा। तो एक तो ये रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ी सी होगी। इसी के साथ साथ जो है आप ये भी देखें कि अब अगर पहले मुझे कोई एक प्रॉपर्टी के लिए एक असम्पशन ले लेते हैं कि 10 लाख रुपए देना पड़ता था, तो अब उसी प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है मुझे 15 लाख या 12 लाख या 11 लाख या कोई भी देना पड़े। तो मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होनी अब ज्यादा जरूरी है। तो ये दिस विल ऑल्सो लीड्स टूवर्ड्स एक इन अ वे कि टैक्सेबल इनकम मुझे ज्यादा अपनी शो करनी पड़ेगी, या अगर मैं छुपाता था तो मुझे अब वो जो है वो ज्यादा दिखानी पड़ेगी, ताकि मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल हो। एंड एट द सेम टाइम इसमें होगा ये कि डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। अब इसका जो फ्लिप साइड अगर आप ले लें कि कुछ जगहों पे रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि अब ये बिल्कुल ट्रांजैक्शन रुक जाएंगी। जब ट्रांजैक्शन रुक जाएंगी तो इसका टैक्स भी कलेक्ट नहीं होगा। जब टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेशन है इस सेक्टर से टैक्स कलेक्शन की या रेवेन्यू जनरेशन की, वो पूरी नहीं होगी। तो इसको देखना ये चाहिए कि क्या जो ये रेट्स बढ़ाए गए हैं कराची या कराची के अलावा, तो क्या ये लॉजिकली रेट्स बढ़ाए गए हैं या ये बगैर इसको सोचे समझे बगैर जो है बढ़ा दिया गया। एग्जाम्पल 2 दिनों से हम देख रहे सुन भी रहे हैं और पढ़ा भी कि इस्लामाबाद में कुछ जगहों के रेट्स तो एक्चुअल प्राइस से भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। इसी तरीके से कराची में भी कुछ इलाके ऐसे कि जिसमें मजीद बढ़ाए जा सकते थे, वो नहीं बढ़ाए। क्योंकि अगर आपको मैं एक रियलिस्टिक वे में बात करूं तो जो जितना भी हमारा ब्लैक इकोनॉमी है वो पार्क होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में आके, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही वो पैसा छुपाया जाता है। क्योंकि जो हम अब ये बात कहने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही और आर भी नहीं है कि हम मिन हैसल को हम टैक्स देना नहीं चाहते और हम टैक्स चोरी करते हैं, और हमारी ब्लैक इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा जो है वो फल फूल रही है। आपने 2 एमनेस्टीज दे दी सन 2018 में और 2019 में, लोगों ने बड़ा उसमें जो है अपना पैसा वाइट किया, लेकिन उसके बाद फिर वो टैक्स चोरी शुरू हो गई। तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो पार्क होना है, तो उसकी पार्किंग की जो जगह है तो वो पार्किंग की जगह है ही इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से उस पार्किंग को जो है अब डिफिकल्ट करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जाके जो है ये अब पैसा यहाँ पार्क होना भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेट गोल इसमें ये होगा कि ये सब के सब एक्चुअल मार्केट रेट पे आ जाएंगे। अमूमन होना इसमें यही चाहिए कि जो भी रेट्स हो वो मार्केट वैल्यू होना चाहिए, और इसके अलावा दूसरा कोई रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब उसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आप एक दफा वन टाइम जो वेल्थ में जिनके एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, जो कॉस्ट पे डिक्लेयर हैं, उसको आप एक दफा रिवैल्यू करने की इजाजत दे दीजिए उन्हें। वो रिवैल्यू करके उसके बाद जो भी ट्रेड परचेज सेल की हो वो एक्चुअल मार्केट रेट पे होनी चाहिए। इसके साथ साथ सूबों को भी आपको अलाइन करना पड़ेगा कि जो सूबे अपने टैक्स वसूल करते हैं उन टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे जाएंगे और वो टैक्सेस अगर उनके उसी रेशो में रहे तो फिर जो है वो कॉस्ट में इंक्रीज हो जाएगा, और वो एक मेरे ख्याल से नाजायज चीज होगी। तो अगर आप इसको एक ओवरऑल स्फीयर में लेते हैं या ओवरऑल एनालिसिस अगर आप इसका देखना चाहते हैं तो चीज अच्छी हुई है। हाँ, इसमें कुछ सुखम जरूर मौजूद हैं। ये डिस्कशन करके अगर की जाती या पब्लिक ओपिनियन इस पे लिया जाता कि ये इस इलाके के रेट ये हैं या नहीं है,
और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो इट वुड हैव बीन अ वेरी फ्रूटफुल एक्सरसाइज एंड इट वुड हैव बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल एंड सन्ड्री। और अभी हम और आप बैठ के ये डिबेट नहीं कर रहे होते कि यहाँ नाजायज रेट बढ़ा दिए गए और यहाँ रेट्स बढ़ाए नहीं गए हैं। तो हम और आप डिबेट इस वक्त ये कर रहे होते कि हाँ यार ये रेट्स मार्केट वैल्यू की वो जो है नुमाइंदगी करते हैं और उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बढ़ाए गए, क्योंकि ये तय हुआ था कि जो है इसको 4 साल में मार्केट रेट के करीब आना है। ठीक है। तो अभी हम कुछ जगहों पे तो आ गए हैं और कुछ जगहों पे हम एक्सीड भी कर गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी इसमें जो है मौजूद है कि उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है। तो ओवरऑल डायरेक्शन ठीक लगती है, लेकिन इसमें स्टेक होल्डर्स को अगेन शामिल नहीं किया गया बढ़ाने से पहले, तो वो यहाँ से रेजिस्टेंस आपको नजर आएगी और वो किसी हद तक जायज भी है। तो उसको मैं ये हमेशा समझता हूँ कि जब इस टाइप के आप स्टेप्स लेते हैं कि जो जिससे टैक्सेशन का इम्पैक्ट पड़ता है या रेवेन्यू का इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसमें आप जब तक स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तब तक जो है ये चीज मुनासिब नहीं होगी, तब तक ये एजिटेशन भी रहेगी और तब तक ये जो है ना लोग इसमें आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे और उससे एक जो ट्रस्ट डेफिसिट जो हो रहा है मजीद बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट का इसमें रोल निशान, एक सवाल पूछूं आपसे। जी निशान, एफबीआर का रोल ये होता है कि आपको ट्रस्ट गेन करना ताकि रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है निशान, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं कि चलें ये प्रॉपर्टी मार्केट में जो इलीगल वेल्थ थी या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी उसको कम करने में तो पहला कदम ले लिया, इसके अलावा लाइक बिकॉज थिंकिंग फ्रॉम द डेविल्स पर्सपेक्टिव, आप क्योंकि टैक्सेशन के उमूर को देखते हैं, अभी कौन से दूसरे एवेन्यूज है पाकिस्तान में जहां पे ये इलीगल वेल्थ पार्क हो सकती है, यहाँ से शिफ्ट हो सकती है? व्हाट इज योर इनसाइट सेइंग राइट नाउ? देखिए, आपको वो सेक्टर्स देखने के जो अनडॉक्यूमेंटेड इस वक्त आपकी इकोनॉमी में, जिसमें सबसे बड़ा जो देखिए हाफ इमोल प्रॉपर्टी जो है हाफ डॉक्यूमेंटेड कहते हैं इसको, क्योंकि ये इसमें ब्लैक और व्हाइट का बहुत बड़ा डिफरेंस है एफबीआर रेट में और मार्केट रेट में। इसी तरीके से आप कुछ अर्से पहले एक स्टोरी चल रही थी कि कितने ज्वेलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और वो कितना टैक्स देते हैं। एक गोल्ड का सेक्टर दूसरा है कि जहाँ पे जो है हम बहुत सारा काम कर जाते हैं और वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा। तो इस टाइप की जो भी सेक्टर्स अगर आप देखने जाएं तो अभी तो आपकी ट्रेडिंग बहुत सारी ऐसी होती है कि जहां पे आपको हिसाब किताब है ही नहीं। तो वो सेक्टर्स को जब देखें, होता क्या है, ये चोरियां होती क्यों है, ये क्रिएशन ऑफ ब्लैक इकोनॉमी, ये क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी कैसे होती है कि जब आपके टैक्स रेट ज्यादा होते हैं। आप टैक्स रेट आज जो है आपने 35% रखा हुआ है एओपी का और इंडिविजुअल का, कौन टैक्स देगा 35%? आपने कंपनी का रेट 29% किया हुआ है, ये बहुत ज्यादा है। फिर आपने सेल्स टैक्स 17% किया हुआ है, तो ये यानी आप रीजन में जो है सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और उधर सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने की बात हो रही है कि जहां पे इकोनॉमी चल नहीं पा रही। देखिए, हमेशा से होता ये है कि आप जब टैक्स रेट्स को कम करते हैं तो लोग जो है वो कह देते हैं कि यार इसमें अब यानी चोरी करने जैसा कुछ है ही नहीं, टैक्स दे दिया जाता है। लेकिन जहां पे भी आप टैक्स रेट्स को बढ़ाएंगे और उसको इंसेंटिवाइज, यानी वो इंसेंटिवाइज करता है, यानी वो मुझे परसुएट करता है कि मैं टैक्स की चोरी करूं जहां पे रेट ज्यादा हो। आई गॉट योर पॉइंट निशान। हमारे साथ ही रहिएगा प्रोग्राम में। हनीफ साहब से जरा इससे एक फीडबैक लेते हैं। हनीफ साहब, चलें ये तो पॉइंट आपका वैलिड है और सब इसको हिमायत भी कर रहे हैं कि एक बार आपसे कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए थी सो दैट इसमें जो भी एनॉमलीज आई हैं वो और ज्यादा खत्म हो जाती हैं और जामे। लेकिन डायरेक्शन पे कोई क्वेश्चन नहीं है, द राइट डायरेक्शन एंड इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट in reducing the black economy. Now the next logical question is कि जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो इस पे किस तरह रिएक्ट करेगी। दो सवाल आते हैं, क्या प्रॉपर्टी की कीमतें गिरेंगी, ट्रांजैक्शंस कम होंगी या स्टैग्नेंट हो जाएंगी? क्या इम्पैक्ट क्या है, बिल्डर्स क्या सोच रहे हैं अभी? देखिए, इसके ऊपर ये होगा कि इस वक्त अगर जितना रेट हाई होता जाएगा आपकी ट्रांजैक्शंस रुक जाएंगी अनटिल अनलेस के जब तक देखें ना एक काम करने वाले को टैक्स देने के लिए वो तैयार है। लेकिन मेरे कंधे पे अगर 10 किलो का वजन है तो 10 किलो ही उठाऊंगा, ऐसा ना कि मैं उसको 100 किलो उठा लूँगा। सही है। तो बेसिकली बात है कि इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि मार्केट भी चलती रहे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू भी मिलता रहे और ये इंडस्ट्री भी चलती रहे। वरना तो स्टेट एजेंट भी बैठ जाएंगे, बिल्डर भी बैठ जाएगा और आम पब्लिक भी बैठ जाएगी इसके साथ। सही है। तो ये स्टैंड स्टिल हो जाएगा, ये आगे रेवेन्यू नहीं मिलेगा आपको। अगेन मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि अभी आप जो एनॉमली या जो भी आप सिमिलैरिटी बता रहे हैं खास तौर पे कि जितना कंधे पे वजन डाल सकते हैं उतना ही डालें।
अभी जितना कंधे पे वजन चल रहा था और दिख नहीं रहा था उतना ही सामने दिखा दिया है, नहीं एक्स्ट्रा नहीं डाला। नहीं मैंने मतलब कि जो वैल्यू है वो मार्केट रेट पे लेकर आए। मेरा मकसद इसमें ये नहीं था कि 10 से 5 पे ले आए, मेरा मकसद ये था कि 10 पे 50 लगते, ऐसा नहीं कि उसको 100 पे ले जाते, ऐसा नहीं था। सही है। हर पाकिस्तानी शहर टैक्स देने के लिए तैयार, और हम भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं, अच्छा है। और हर पाकिस्तानी को टैक्स देना चाहिए। देखें ना, मुल्क की इकोनॉमी चलेगी तो हम सर्वाइव करेंगे, अगर मुल्क की इकोनॉमी नहीं चलेगी हम सर्वाइव कैसे करेंगे। आपके अपने एक्सपीरियंस में जनरली जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें ओवरऑल एग्रीगेट टर्म्स में आप क्या समझते हैं कितना % जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा यूज होता है? देखिए, पहले ज़रूर होता था जब डीसी रेट और ये चलते थे, लेकिन आज बहुत उसकी कोई चांसेस बहुत कम हो गए हैं। आज वो चांसेस नहीं है, इसलिए कि एफबीआर का एक पूरा सेटअप बन गया है। एफबीआर ने अपने रेट सारे निकाल दिए हैं। अब उससे मैंने आपको पहले भी बताया और शायद मेरा ख्याल है हमारे दोस्त भी बता रहे थे कि कई जगहों के ऊपर मार्केट रेट से भी ज़्यादा है और कहीं नीचे भी होगा, ऑब्वियसली होगा, ऐसा नहीं कि, क्योंकि हमने भी अभी आया है, हमने भी इसकी स्टडी नहीं की है, हम भी इसकी स्टडी करेंगे। हमें भी 1-2 दिन चाहिए होगी। हमारा पूरा पैनल है, ये पैनल में बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह मंडे को हमारी इसकी मीटिंग भी है। हम इसको इस तरह देखेंगे, उस जुमरे में देखेंगे कि हमारे मेंबर्स को या इस कराची या पाकिस्तान के शहरी को कहाँ इसकी तकलीफ है, और हम इनसे बात भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग का भी इंतजाम करेंगे इसका कि उनसे मीटिंग की जाए हमारी, कि किस किस जगह पे क्या क्या इनके पास रखा है। अगर कहीं कम है तो हम एडवाइस करेंगे कि उसको बढ़ाया जाए, और जहाँ मार्केट रेट से ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे, उससे मीटिंग करके करेंगे कि उसको आप नीचे लेकर आए, बिलो द लेवल लेकर आए। प्रॉपर्टी प्राइसेस की जनरली जो डिमांड है या प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो उसमें कमी एक्सपेक्टेड है या उसमें इजाफा एक्सपेक्टेड है इसके बाद? नहीं, इसके बाद कुछ पोर्शंस ऐसे हैं कि जिसके अंदर कमी की जरूरत है, इसलिए कि जो मार्केट रेट से ज्यादा चले गए उसको तो ऑब्वियसली जरूरत है। नहीं, वो तो आप रिकमेंडेशन में, मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। जनरल जो लोग खरीदो फरोख्त करते हैं घरों की या जो एक्टिविटी होती है प्रॉपर्टी मार्केट में वो कम होगी, मतलब ये अभी तो कम डिमांड कम होगी प्रॉपर्टी की, अभी कम होगी, बिल्कुल प्राइसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट आएगा, ऑब्वियसली आएगा, बिल्कुल आएगा। फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव बिकॉज यू आर सीनियर बिल्डर, बिल्कुल आएगा, प्राइसेस प्रॉपर्टी की गिरेगी नहीं तो स्टैंड स्टिल तो एटलीस्ट हो जाएगी वो, क्योंकि ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे, इतना हाई लेवल पर है, फिर वो पावर्स की तरफ चली जाएंगी। आपको पता है कि हमारे यहाँ नहीं, अगर सेल डीड नहीं करा है जनरल पावर लेके बैठ जाएगा वो, अनटिल के जब तक ये नेगोशिएशन नहीं हो और ये चीजें ना हो, तो ये भी इनफैक्ट ये भी खराब है ना कि मुल्क के अंदर पैसा नहीं आएगा, टैक्स के जरिए पैसा नहीं आएगा, एफबीआर को पावर लेके क्या बैठ जाएगी? थोड़ा आसान अल्फाज में समझाएंगे हमारे नाज़रीन। पावर ऑफ अटॉर्नी, मैंने आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, मैं सेल डीड कराने नहीं जाता हूँ तो पावर ऑफ अटॉर्नी करा लूंगा मैं उसकी, ठीक है। तो एफबीआर को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा मुझे बताएं आप? स्टैंड स्टिल ही हो गया ना वो। सही है, सही। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आप इसको बाईपास कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, गवर्नमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं पता है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? लेकिन ये जो पावर का जो चक्कर है वो कमर्शियलाइजेशन और जो टोटल मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, हर शख्स पावर नहीं करवाएगा। और इसके बावजूद भी अब अगर एफबीआर ने ये सोचा है कि ये जो रेट्स हैं जिनको मार्केट रेट के ऊपर किया गया है, जैसे कि हनीफ भाई की तरफ से आए कि कुछ बढ़ गए कुछ घट गए, लगता है कि एक बार ऊपर कर दिया है। अब ये बार ऊपर करना ही था, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये 2006 में करने वाला काम 2021 में हो रहा है, तो अगर हम 16-17 साल पहले ही लेट हैं तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मैं अब आज भी उसी उस पर खड़ा हूं। मैं ये कहता हूं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बैंकिंग चैनल को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा? वो बैंकिंग चैनल क्या है? मैंने जो पैसे ट्रांसफर करे आपको किए, बैंकिंग सर्टिफिकेट लिख के देते कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये पैसे ट्रांसफर करें टोटल, वो पैसे असल में मार्केट रेट है और एफबीआर तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। एफबीआर इस बात में कोई पूछ-गुछ नहीं कर रहा है कि असल में आपने कितने की प्रॉपर्टी ली है। एफबीआर कहता है नहीं, मेरे रेट हैं इस इलाके के 70 रुपए और क्लाइंट ने लिए 170 में, तो क्लाइंट को फायदा हो रहा है, मुझे फायदा पहुंच रहा है, मुझे ये फायदा पहुंच रहा है। इस लूप होल को, ये एक बड़ा गड्ढा है जिसको नहीं एड्रेस किया जा रहा, और जहां पे बैंक रिकंसिलिएशन है और ये अमेरिका में इधर उधर हर जगह पर होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बैंकिंग चैनल है और उस बैंकिंग चैनल से हम वैसे भी मालूम कर सकते हैं कि इस वाले अकाउंट में इस वाले अकाउंट से कैसे पैसे गए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब इसमें आ जाए, अगर 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी और 35 लाख रुपए की तो 65,000 रुपए वो यानी कि जिसे बोलना चाहिए कि अनऑफिशियल है या डॉक्यूमेंटेड नहीं है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो वो पूछा जाए ना फिर
जब आप वो कर रहे हैं। अब अगर ये भी पूछा जाएगा तो एक दूसरा नजरिया खड़ा होगा कि प्रॉपर्टी तो ऐसे तो कोई खरीद ही नहीं सकेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो भी एक्टिविज्म है, अच्छा 2006 में, 2008 में और ये जो चला था, रेट्स कई दफा रिवाइज हुए, तो क्या प्रॉपर्टी इंपैक्ट पड़े? नहीं, प्रॉपर्टी के इंपैक्ट नहीं पड़े। कराची में आज भी 2.5 लाख घर नए बन रहे हैं, सही है। और वो बन रहे हैं तो इसीलिए बन रहे हैं ना, कोई उन्हें खरीद रहा है, चाहे बैंकिंग चैनल थी। और आपको पता है ज्यादातर जो घर है उनके ऊपर मॉर्गेजेस होते हैं, वो लोन की सूरत में हुए होते हैं। मॉर्गेज की कीमत जो है वो रजिस्टर की कीमत से कम होती है। ठीक है, ठीक है, रजिस्ट्री सॉरी, ज्यादा होती है। तो ये यानी कि ये वो खुले हकायक हैं जो मुझे एक आम आदमी को पता है। यकीन मानिए अब शऊर इतना बढ़ चुका है कि आम एक रेडी वाले को भी पता है कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसको करना पड़ेगा हमें, बाहैसियत कौम करना पड़ेगा। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ हिचकोले होंगे, उस हिचकोलों को हमें बर्दाश्त करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, तमाम स्टेक होल्डर बीइंग ए अवाम हम और बीइंग ए स्टेक होल्डर आबाद, हम सब है भाई, इस मैटर को इंप्लीमेंट करना होगा। अब एक प्रॉपर्टी अगर 1 लाख की थी और अब मुझे 1,10,000 में मिल रही है, तो वो जो 1,10,000 रुपए, जो 10,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेशन और दीगर चीजों के लिए देने पड़ रहे हैं, उससे फिर सिस्टम भी इवॉल्व हो रहा है और मेरी प्रॉपर्टी स्ट्रेंथन हो रही है। ये उल्टे सीधे काम नहीं होंगे। और जरूरी नहीं है कि 10,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़े, वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे आएंगी, थोड़ा मार्केट रेट पे आएंगी, रैशनलाइज होंगी ना। अच्छा, एक और आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको एक जिशान साहब को ले लूं, फिर देन आई विल कम बैक टू यू। जिशान साहब आप मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं? जी जी। जिशान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी हीटेड डिबेट चल रही है, जरा बताइएगा, बिकॉज आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया था कि अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी को आपने हाईलाइट किया कि प्रॉपर्टी से हट के जो दूसरे एवेन्यूज हैं इलीगल वेल्थ को छुपाने के, उस पर क्रैक डाउन होना चाहिए, जिसमें आपने एक ज्वेलरी की बात की थी। उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जो बड़े एवेन्यूज हैं जिसके अंदर इलीगल वेल्थ जो है वो होर्ड होती है? देखिए, हमारा मसला 2 तरीके का है कि हम अपनी कभी भी जो है एक्चुअल सेल्स तो बताते ही नहीं है। तो जब वो एक्चुअल सेल्स नहीं बताते तो आपके पास एवेन्यूज, जैसे पहले प्राइस बॉन्ड्स का था, अब आप गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो है कर्व करना शुरू किया, तब आप देखें प्राइस बॉन्ड लोग अपने डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर अब आपने गोल्ड के ऊपर किया, तो अब जैसे डेजिग्नेटेड नॉन बिजनेस प्रोफेशनल जो है प्रोफेशंस के ऊपर अब DNFBP जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। उसकी एक कड़ी ये है कि अब तमाम जो जितने भी रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं या जितने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग हैं, उनको गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा वो बिजनेस नहीं कर सकेगा, नो योर कस्टमर। तो अब आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग किया जा रहा है उन तमाम सेक्टर्स पे के जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स थे। जैसे बात हो रही थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्यों चैनलाइज बैंकिंग चैनल से नहीं किया जाता, तो उसका जवाब ये कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 75A मौजूद है, एक सेक्शन जो ये कहता है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 50 लाख रुपए से ऊपर है तो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से होगी, और कोई भी ऐसा एसेट अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं जिसकी मालियत 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो बैंकिंग चैनल से करनी है। तो ये चीजें लॉ में जरूर मौजूद है। अब इसकी बात करते हैं कि बिजनेस जो आप कह रहे थे, जो आपके गेस्ट कह रहे थे कि ट्रेडिंग किसी हद तक रुक जाएगी प्रॉपर्टी में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग इसलिए रुक जाएगी कि लोगों के पास ऑफिशियल मनी वाइट तो है ही नहीं। तो अब उसको अगर इकोनॉमी को चलाना है या उसको ठीक करना है तो उसके लिए क्या ऐसा इम्पैक्ट है जो किया जा सकता है। आपको याद होगा कि लॉ में एक सेक्शन 236W मौजूद था जो कहता था कि डिफरेंस बिटवीन FBR एंड DC रेट जो है उस पर 3% जो है वो टैक्स भर दिया जाए और उसको इंटेंजिबल एडिशन करके जो है वो वैल्यू को अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए और उस पर FBR कोई एक्शन नहीं लेगा। तो कोई इस टाइप की आपको जो है एक स्कीम को दोबारा से शायद रीइंट्रोड्यूस करने की फॉर टेम्पररी पर्पसेस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन एक दफा प्रॉपर्टी को आपको अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद होगा क्या, उससे होगा ये कि जब आपकी नेक्स्ट जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक्चुअल, ना सिर्फ एक्चुअल मार्केट रेट पे होंगी, उससे आपका GDP का साइज बढ़ जाएगा, आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ जाएगा और आपकी जो ब्लैक इकोनॉमी है उसका साइज बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त अगर आप एक ओवरऑल व्यू से देखें तो आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि जहां पे आप पैसा छुपाएं। एक छोटा सा एग्जांपल यही है कि अगर आप फेज 8 के आज के रेट्स भी देख लें तो कहीं ना कहीं उसमें आधे आधे का आज भी फर्क मौजूद है। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं जाके खत्म होना पड़ेगा अगर आपको इसको रियल सेंस में अपने आप को सही चीजों को तरफ लेके आना पड़ेगा। रीट पाकिस्तान में क्यों फेल हुआ? रीट पाकिस्तान में इसलिए फेल हो गया कि रीट आप एक्चुअल प्राइसेस पे परचेज और सेल हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि आपके DC रेट अलग, आपका FBR रेट अलग, आपका मार्केट रेट कुछ और ही था। तो उसकी वजह
आप जब सिस्टम्स या लॉज बनाते हैं तो आपको डायनामिक्स को, आपकी कंट्री के डायनामिक्स को, आपकी एग्जिस्टिंग डायनामिक्स को देखना बहुत जरूरी है और लॉ को इवॉल्व किया जाता है, लॉ इवॉल्व होता है। लॉ एक दिन इंपोर्ट होके आके आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। जब आप अप्लाई इस तरह से करने जाएंगे तो जो अभी सारा डिस्कशन आपका चल रहा है आपके पैनलिस्ट के साथ, वही डिस्कशन होता रहेगा, यही डिबेट होती रहेगी। आपको इस वक्त नीड ऑफ द आवर जो मैं समझता हूँ कि मैं ये जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीड ऑफ द आवर इस वक्त ये है कि आपको ब्रॉड बेस फ्लैट रेट टैक्सेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको टैक्स रेट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा और आपको टैक्स बेस को इस तरीके से बढ़ाएं कि आपको रियल नंबर्स नजर आए। ये ना हो कि 30 लाख लोगों ने तो रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन उसमें से 10 लाख ऐसे थे जिन्होंने रिटर्न फाइल किया। 30 लाख लोगों ने रिटर्न तो फाइल कर दिया लेकिन उसमें से मजीद 10 लाख ऐसे थे जिन्होंने 50,000 रुपए से कम टैक्स दिया। तो यू डोंट नीड दिस काइंड ऑफ अ नंबर बिकॉज वी आर ऑलरेडी अंडर द इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिजीम। हर कोई हमसे टैक्स काट के पैसा लेता है। ये जो प्रॉपर्टी पे टैक्सेस कटते हैं तो यही चीज तो है कि हम पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो रहा है। गौर जिशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन हमने देखी जिशान साहब की तरफ से। देखें, वी कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, लेट्स सी कि क्या बड़े बड़े टेक अवेज हैं इन योर पर्सपेक्टिव। लाइक व्हाट आई थिंक जो कि कन्वर्सेशन हुई है कि आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, एवरीबडी एग्रीज टू दैट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऑन एवरेज देखा जाए तो रेट ओवर वैल्यूड नहीं है, रेट अभी भी अंडर वैल्यूड है। कुछ कुशन दिया गया है, बहुत सी कराची में बहुत से इलाकों में कुशन दिया है। बहुत सारे लोग तो हमें बताया उन्होंने कि यार अभी जो मार्केट रेट है उसके आधे आधे रेट ये बढ़ गए हुए हैं, तो अभी भी कुशन है। तो हाउ डू यू सी, क्या 3-4 इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं दैट यू वांट टू टेक फ्रॉम दिस प्रोग्राम और गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे? देखिए, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एलिब्रेट करूँ, जैसे A1 कैटेगरी है, A कैटेगरी है, इनके अंदर किसी किसी जगह के ऊपर जो है इन्होंने ओवर किसी जगह हाउ मच परसेंटेज अराउंड होगी कोई 30-35%। सही है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो दूसरे एरिया के हिसाब से जो इन्होंने कहीं 17% बढ़ाया है, कहीं 20% बढ़ाया है, विच आर ओके। इसलिए कि 5 साल पिछले 5 साल से कोई रेट बढ़ाया नहीं। और देखिए, बात यह है कि अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे तो हमारी इकोनॉमी चलेगी नहीं। ये अच्छा इंसेंटिव है कि इन्होंने रिवाइज किया है, लेकिन इसको देखना चाहिए था और स्टेक होल्डर को साथ रखना चाहिए था। इसमें और बेहतर भी हो सकता था। कोई पोर्शन अगर रह भी गया है तो वो भी इनाउंस हो सकता था, जो बहुत ज्यादा इनाउंस हो गया। रिकमेंडेशन क्या है इसके ऊपर, आप कुछ देंगे गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस ऑन रिवीजन ऑफ द रेट्स? इसको हम गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि हमें एक दफा सेशन हमारे साथ भी किया जाए और इसको रिव्यू किया जाए, रिव्यू करके इसको जो है ना अपलोड किया जाए। ऐसा ना किया जाए ताकि स्टेक होल्डर्स भी मुतमईन हो जाए, हमारी आम आवाम भी इससे मुतमईन हो जाए और गवर्नमेंट को टैक्स भी मिले। तीनों चीजें हो सकती है। ठीक है। और उसके अलावा जो प्रॉपर्टी मार्केट में एक्टिविटी है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? कम होगी? सर, मैंने कहा ना, स्टैंड स्टिल हो जाएगी। बात वही है कि जब आपके पास वाइट पैसा ही नहीं होगा तो कहां से आप इसको तो आप ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाइट पैसा नहीं है? नहीं, वाइट मैं ये नहीं कह रहा हूँ जब आपके पास नहीं होगा। नहीं, अब जाहिर है, जो आपको वाइट पैसा चाहिए ना, जब ये गवर्नमेंट का जो रेट निकला है, पहले तो ले लेते थे लोग अंडर वैल्यू, जब डीसी वैल्यू होते तो कर लेते थे। इसीलिए ये कानून नाफिज किया गया ना कि एफबीआर के तहत जो मार्केट वैल्यू होती है पे किया जाए इसको, इसीलिए किया गया मतलब ये है ताकि मुल्क को रेवेन्यू मिले। मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटी इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द मनी जो कि डिस्क्लोज नहीं है। ऐसी हो सकता है वो वाइट हो लेकिन डिस्क्लोज ना हो, कुछ प्रेफरेंस की वजह से। देखिए ना, टैक्सेस बचाना चाहते हैं ना लोग, टैक्सेस बचाते हैं ना, यही करते हैं। तो अब इस पर टैक्स नहीं बचेगा लोगों का। सही है। टैक्स देना पड़ेगा उनको और देना चाहिए। ठीक है। इस मुल्क के अवाम को टैक्स देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ना। ये हमारा हक है, ये हमारा एक हिस्सा है। ठीक है, तो क्यों नहीं देना चाहिए? ठीक है। तो विद सम रिकमेंडेशंस एंड इंप्रूवमेंट यू एक्सेप्ट कि इसको यहाँ से हम मजीद थोड़ा ताकि डिस्पैरिटी कम करें। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद इससे टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो जाए। ऑल्दो थोड़ी एक्टिविटी कम होगी लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी। इज दैट इट? एग्जैक्टली। सर, व्हाट्स योर फाइनल टेक? देखिए, सबसे पहले तो हनीफ भाई आप ये एक्सेप्ट कर, हनीफ भाई ने भी एक्सेप्ट किया, हमारे मेहमान ने भी एक्सेप्ट किया। हम सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर जो ना काला धन आता है। हम इस बात के ऊपर तो परेशान है कि प्रॉपर्टी में काला धन ना है, लेकिन जो काला धन पैदा हो रहा है हम उसके ऊपर परेशान नहीं है। ओवरऑल हमें उस तरफ भी सोचना होगा कि जहां से काला धन पैदा हो रहा है, कहां से हो रहा है पैदा, बताइए भाई। काला धन तो हमें पता है गवर्नेंस ना होने की वजह से हो रहा है। करप्शन जो मार्केट के अंदर खुला पड़ा हुआ है, वहां से काला धन पैदा हो रहा है और वो किन किन सेक्टर में जा रहा है हमें ये पता है। तो उस तरफ भी हमें जो ना इसके अलावा रियल एस्टेट के अलावा कौन सा सेक्टर है आप भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मैंने कहा था कि आपने एग्रीकल्चर लैंड को खुला छोड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर को, तो डिस्पैरिटी यहां भी खत्म होनी चाहिए। जी, एग्रीकल्चर लैंड को आपने खुला छोड़ा हुआ है। 1 एकड़ अभी भी 1 एकड़ जहां पे 15,000 रुपए की 1 एकड़ दिखा रहे होते हैं, वो लीवी 35 लाख में होती है।
आज भी उसके अंदर जो है ना अच्छा खासा जो है ना मार्जिन अवेलेबल है। वो अच्छा, तो इसके अलावा exempt है इंपोर्ट ना, एक्सपोर्ट के अंदर exempt बहुत है ना वो तो। से एग्जैक्टली एग्जाम्प्ट है। एग्जाम किससे एग्जाम बताइएगा? नहीं, एग्जाम नहीं है, एग्जाम कुछ भी नहीं है, वो मिलता है टैक्स, टैक्स जी बिल्कुल बहुत बहुत कम रेशियो में मिलता है। एग्जैक्टली। अब अच्छा, दूसरा ये मैं बता रहा था आपको, बिल्कुल क्विकली, इस वक्त बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे ये जो छोटा जो ताजिर है ना, छोटा ताजिर जो वेयर हाउसिंग कर रहा होता है, मैं माजरत के साथ हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, छोटे ताजिर को किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद होल्डिंग के ऊपर भी कर रही है। हमें पता है इस वक्त सर्दियां आने वाली हैं, जिस सर्दी के प्रोडक्ट मंगा ले, वो इंपोर्ट कर ली जाती चीजें, वो अंडर प्राइसिंग हुई भी होती है, अंडर प्राइसिंग हुई भी, और वो बहुत बड़ा पोर्शन है। कराची के अंदर एक दिन में 25 अरब रुपए का कारोबार होता है, उसके अंदर से तकरीबन 13 या 14 अरब तो छोटे ताजिर की तरफ जा रहा होता है। बड़ा ताजिर उसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, आई थिंक वेरी और वो बहुत बड़ा उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके अलावा रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरा ख्याल है ये कंक्लूड कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल अहमद साहब, प्रोग्राम में शामिल होने का। वंडरफुल डिस्कशन। हनीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, वंडरफुल डिस्कशन। नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो एफबीआर की रीवैल्यूएशन हुई है, इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं। मुराद इसके कि मार्केट प्राइसेस के करीब करीब अब पहुंच गई वैल्यूएशन रेट्स। यहाँ पे गवर्नमेंट और प्रॉपर्टी डीलर्स एक बार मिलके जहां भी एनॉमलीज हैं उनको खत्म कर दें तो एक बड़ी ब्लैक इकोनॉमी खत्म होगी, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म में उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये आएगा कि रियल एस्टेट में आपकी जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो कम होगी और वहां एक्टिविटी कम होगी। हो सकता है कुछ इलाकों में प्रॉपर्टी प्राइसेस शॉर्ट टर्म में गिर जाएं, लेकिन ओवरऑल एक बार डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आप जब चले जाते हैं, आप सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, तो आपके टैक्सेशन रेवेन्यूज ग्रोथ होते हैं, इकोनॉमी को ग्रो होती है, और आगे अगेन आपको पता है कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज हैं, टैक्स कलेक्शन है, मिनी बजट की आमद है, तो यू हैव टू टेक ऑल दीज मेजर्स। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ट्विटर पे अपना फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है द बाकर जाफरी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। अल्लाह हाफिज।